जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डिड यू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट, मैं आपका एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ एक वीडियो जिसकी डिमांड आपकी तरफ से आ रही थी कि सर एजुकेशन का भी पेपर आप करा दो। तो मैं आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ EDU 102 जो एजुकेशन का आपका सेकंड पेपर है। और पेपर के टाइटल की बात करेंगे स्टूडेंट तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन फर्स्ट पेपर का टाइटल है आपका। और स्टूडेंट चलेंगे देखेंगे इस पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके राइट आंसर क्या है। स्टूडेंट साथ ही साथ आप देख सकते हो ये 2022-23 का पेपर है, यानी जो प्रीवियस ईयर आपका पेपर हुआ है वही ये पेपर है। तो हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन और उनके राइट आंसर क्या है। स्टूडेंट साथ ही साथ आपसे कहना चाहूँगा जो स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको DDU से रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड सारे वीडियोज इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलेंगे। साथ ही साथ आप हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टीचिंग इज अ बाइपोलर प्रोसेस, यानी शिक्षा जो है एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है? तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टीचिंग को बाइपोलर प्रोसेस कहा है वो जॉन एडम्स ने कहा है। ठीक है, जो बाइपोलर है यानी दो ध्रुवी प्रक्रिया की बात जॉन एडम्स करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉन एडम्स। और दो ध्रुवी प्रक्रिया में दो ध्रुव क्या है? एक टीचर है और दूसरा ध्रुव स्टूडेंट है, यानी एक पोल टीचर और दूसरा पोल स्टूडेंट है। स्टूडेंट तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टूडेंट इस वीडियो के साथ साथ हमने 2022 का भी प्रीवियस ईयर पेपर अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो आप BA फर्स्ट ईयर के एजुकेशन के प्लेलिस्ट में भी जाकर आप वो वीडियो देख पाएंगे। हमने EDU 101, 102, 103 का 2022 का ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर किया हुआ है स्टूडेंट। तो इस वीडियो और उस वीडियो को मिला के आपको पर पेपर में 80 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो आपके लिए एक अच्छा मटेरियल हो जाएगा। दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है? शिक्षा में सबसे कम महत्व अनुशासन का है। तो शिक्षा में सबसे कम महत्व अनुशासन का है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा बड़ा डाउट लग रहा था कि ये पूछना क्या चाह रहा है, लेकिन हम एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको चीजें साफ हो जाएंगी। स्टूडेंट कह रहा है कि लिस्ट इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन इन एजुकेशन, यानी इसका मतलब हो गया, अंग्रेजी से मतलब ये निकल गया कि सबसे कम महत्व एजुकेशन में किस डिसिप्लिन का है, यानी किस अनुशासन का है। तो सबसे कम महत्व शिक्षा में किस अनुशासन का है, यह प्रश्न का सही मतलब आ रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें से राइट आंसर होगा शिक्षा में सबसे कम महत्व जो होता है वो प्राकृतिक अनुशासन का होता है, सोशल यानी सामाजिक डिसिप्लिन का भी होता है और आत्म अनुशासन का होता है। लेकिन सैनिक अनुशासन का शिक्षा में सबसे कम महत्व है। सैन्य अनुशासन से शिक्षा को क्या करना है, ये अलग डिसिप्लिन है। ठीक है, तो ये आपको बाकी वो सेना में जाने पे ही इस सैन्य अनुशासन की जरूरत पड़ती है, शिक्षा में इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब सम्मिलित किया गया? तो स्टूडेंट शिक्षा को समवर्ती सूची में कब डाला गया? तो एजुकेशन को समवर्ती सूची स्टूडेंट क्या होती है? समवर्ती सूची वो होती है जिन विषयों पे राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है, तो उसको समवर्ती सूची कहते हैं। और शिक्षा हमारे समवर्ती सूची में आती है। इस पे राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी इस पे कानून बना सकता है, लॉज को स्टैब्लिश कर सकता है। तो 1976 में 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी 42वां संविधान संशोधन करके राज्य विषय से हटाकर शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, पहले ये राज्य का विषय हुआ करता था, बाद में इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया 1976 में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा आपका। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट मैं आपको सीधे राइट आंसर बता रहा हूं, सीधे क्वेश्चन और राइट आंसर फोकस करेंगे तो आपको चीजें जल्दी से याद हो जाएंगी। बाकी अपने क्वेश्चन स्क्रीन पे आप ऑप्शन देखिए अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के एक औपचारिक अभिकरण, यानी विच आर द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन? तो फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल क्या होता है? जहां पे नियम कानून कायदे से होता है। तो कौन सा फॉर्मल एजेंसी है, यानी औपचारिक क्या है? तो परिवार औपचारिक नहीं, अनौपचारिक है, यहाँ पे नियम कानून नहीं रहता। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा औपचारिक है वो क्या होता है? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये शिक्षा के औपचारिक केंद्र हैं। बाकी जो परिवार, कॉलेज, राज्य, धर्म, ये अनौपचारिक में आते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि शिक्षा का औपचारिक अभिकरण कॉलेज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आशा करता हूं मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। स्टूडेंट आप किस कॉलेज से वीडियो देख रहे हो कमेंट में आप जरूर बताना, इससे पता चलता है कि कहां कहां से आप हमसे जुड़े हुए हो और हम आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश भी करते हैं। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन कह रहा है बेसिक शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम है। तो बेसिक शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम, तो बेसिक शिक्षा योजना जो है इसका बेस्ट मतलब इसमें इसके पाठ्यक्रम की बात में क्या क्या है? तो इसमें कताई, बुनाई, शिल्प कला को भी वरीयता देने की बात की गई थी। तो जो हस्तकला और शिल्प कला, हस्तकला को इसमें वरीयता देने की बात की गई थी। तो कैरिकुलम जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम में होता है,
तो जिसको आप बेसिक शिक्षा प्रणाली कहते हो, उसमें क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन यानी हस्तकला केंद्रित शिक्षा देने की बात की गई थी, जिसमें शिल्प केंद्रित आता है, जिसमें कताई, बुनाई, कृषि, आपका एग्रीकल्चर, ये सब सम्मिलित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं स्टूडेंट क्या पूछ रहा है, उसका राइट आंसर क्या है। तो अगला प्रश्न कह रहा है वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी इज, यानी डेमोक्रेसी का मूल्य क्या है लोकतंत्र में, मतलब लोकतंत्र में जो है लोकतंत्र का मूल्य क्या है। तो स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, इक्वालिटी, समानता, फ्रेटर्निटी मतलब भातृ यानी भाईचारा, और उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट लोकतंत्र के मूल्य ये सब है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जनतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक कैरिकुलम होता है। तो जनतांत्रिक पाठ्यक्रम क्या होता है, कठिन, सरल, लचीला, सरल से कठिन की ओर। तो स्टूडेंट ये जो बात है कि जो डेमोक्रेटिक कैरिकुलम है तो वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है, लचीला होता है। ठीक है, इसका पाठ्यक्रम क्या होता है, लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और ये आपको स्टूडेंट जो ऑप्शन डी कर रहा है ना, सरल से कठिन की ओर, इसको भी आप सही मान सकते हो। ठीक है, सरल से कठिनाई की तरफ पाठ्यक्रम होता है, लेकिन हमारा यहाँ पे फ्लेक्सिबल हमको ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षा का मुख्य मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन क्या है, नौकरी उपलब्ध कराना, जॉब प्रोवाइड कराना, नहीं, बालक को आदर्श नागरिक कराना। देखिए यही शिक्षा का सबसे बड़ा पर्पज होता है कि व्यक्ति को एक आदर्श देश का नागरिक बनाना, जो अच्छाई बुराई सबकी समझ रखता हो, टू मेक चाइल्ड आइडियल सिटीजन ऑफ द नेशन। तो यही होता है। बाकी जनसंख्या वृद्धि रोकना, पर्यावरण संरक्षण करना, ये सब जब व्यक्ति आदर्श नागरिक बनता है ना, तो उसके अंदर आदर्श वाले गुण डेवलप हो जाते हैं और वो तय कर लेता है क्या सही है क्या गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, यही शिक्षा का, बालक को आदर्श नागरिक बनाना ही शिक्षा का मेन पर्पज है, ना कि किसी को नौकरी दिलाना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। जब आप अच्छे नागरिक बन जाएंगे तो अपनी नौकरी सब कुछ आप अच्छे से ही खुद ही ढूंढ लेंगे, ये एजुकेशन कहता है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है, ये किसने कहा, यानी एजुकेशन इज क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। यहाँ पे अंग्रेजी में स्टूडेंट इस बार मिस्टेक है, क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, इन अ राउंड बॉडी गलत लिखा है, इसको आप इन अ साउंड बॉडी पढ़िएगा। ठीक है, तो ये किसने कहा, तो स्वस्थ शरीर, शिक्षा जो होती है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है, ये स्टेटमेंट अरस्तु ने दिया है, अरिस्टोटल का ये स्टेटमेंट हो जाता है, जिसको आप हिंदी में अरस्तु भी कहते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि ये कथन अरस्तु का है। 10वां प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट, राष्ट्रीय एकता में, स्टूडेंट मैं काफी स्लो बोलता हूं, तो आप वीडियो को चाहो तो फास्ट फॉरवर्ड पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको तेज ज्यादा लगता है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग स्लो भी कर लेना। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज नॉट अ बैरियर ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, यानी राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा नहीं है। तो सांप्रदायिकता ये तो बाधक का काम करता ही है, यानी धर्म जाति के नाम पे बढ़ जाना, सांप्रदायिक हो जाता है ना, सांप्रदायिक हमला हो जाना या सांप्रदायिक गतिविधि, मतलब धर्म को लेके दो पक्ष जब आमने सामने आ जाता है तो उसको कम्युनिज्म होता ही है। भौगोलिक स्थिति की को धर्म और जाति के नाम पे तो लड़ाई जाता है, सांप्रदायिकता भी उसी से फैलती है। प्रांतीयता यानी हम उत्तर के हैं, तुम दक्षिण भारत के, वो नॉर्थ ईस्ट के हैं, तो इस तरह से लेके हम मतलब लोगों में झगड़ा होता रहता है, तो प्रांतीयता भी इसका एक कारण है। लेकिन भौगोलिक स्थिति में नदियां, जैसे आप किस जगह रहते हो, इससे नहीं फर्क पड़ता है, ये नेशनल इंटीग्रेशन में बाधक नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय एकीकरण में बाकी चीजें थोड़ा सा बाधा उत्पन्न जरूर करती हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ज्योग्राफिकल लोकेशन, जिसमें नदियां, पहाड़, जैसे आप नदी इलाके में रहते हो, पहाड़ी इलाके में, सूखे इलाके में, तो इससे राष्ट्रीय एकता की भावना को कोई ठेस नहीं पहुंचता है। तो भौगोलिक स्थिति एक नेशनल इंटीग्रेशन में बाधक नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डेमोक्रेसी एवं एजुकेशन, यानी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसकी पुस्तक है। तो स्टूडेंट डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इज अ बुक जो है वो जॉन डीवी की एक बुक है। ठीक है स्टूडेंट, ये बुक है जॉन डीवी की, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन ये इनको जॉन डीवी की है, ये 1916 में आई थी। ठीक है, 1916 में डेमोक्रेसी और एजुकेशन जो बुक आई है, ये 1916 में जॉन डीवी द्वारा आई, लिखी गई थी, और इसका पूरा नाम था डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन एन इंट्रोडक्शन टू द फिलोसफी। तो स्टूडेंट पेन पेपर से जो मैं बातें बता रहा हूं उसको लिख लीजिएगा, ये 1916 में आई बुक थी। ठीक है, और इसका पूरा नाम था डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन एन इंट्रोडक्शन टू द फिलोसफी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, इसके साथ साथ एक और जो प्रीवियस ईयर पेपर मैंने आपको बताया ऑलरेडी हमने कर रखा है, उसको भी आप जाके देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तो कौन कहा कि एजुकेशन जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये कौन कहा नहीं पूछा स्टूडेंट, ये पूछ रहा है कि सॉरी, ये कह रहा है कि इसका क्या मतलब है, मतलब एजुकेशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, या शिक्षा का कैसा अर्थ है। तो स्टूडेंट ये शिक्षा का व्यापक अर्थ है, जो
ये मतलब बड़े स्तर पे शिक्षा का यही मतलब होता है कि जो एजुकेशन की प्रक्रिया होती है जीवन भर चलती है। बस स्कूल में जाने से एजुकेशन पूरा नहीं होता है। आदमी जब तक मर नहीं जाता तब तक कुछ न कुछ सीखता रहता है, वही शिक्षा है। तो शिक्षा क्या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये व्यापक अर्थ है और संकीर्ण अर्थ नहीं है, प्रत्यक्ष अर्थ नहीं है और वास्तविक अर्थ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कि ये एजुकेशन का वाइडर मीनिंग है, व्यापक अर्थ है। ग्रैंड लेवल पे यही मीनिंग आता है। द वर्ड एजुकेशन इज मेड ऑफ विच टू वर्ड, किन दो वर्डों से एजुकेशन बना हुआ है? तो स्टूडेंट एजुकेशन जो ई प्लस ड्यूको से बना हुआ है, ई प्लस ड्यूको। ठीक है, ऑप्शन जो डी कह रहा है ई प्लस ड्यूको से बना है। ठीक है, एजुकेशन बना है ई प्लस ड्यूको से। और एजुकेशन शब्द जो बना है वो पहले एजुकेटम वर्ड से बना है, जो लैटिन भाषा का शब्द है। एजुकेशन का उत्पत्ति एजुकेटम से हुआ है, जो लैटिन भाषा का है। कई लोग ये भी मानते हैं कि एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेयर से भी हुई है, लेकिन एडुकेटम को ज्यादा सटीक माना जाता है। तो एडुकेटम से हुई है, जो लैटिन भाषा का शब्द है, और वो खुद ही जो एडुकेटम है वो ई प्लस ड्यूको से बना हुआ है। तो एजुकेशन बना एडुकेटम से और एडुकेटम बना ई प्लस ड्यूको से। ई मतलब होता है बाहर, ठीक है, टू कम आउट मतलब निकालना, और टू ड्यूको मतलब टू फोर्थ यानी सामने की तरफ बाहर, टू मूव फोर्थ यानी इसका मतलब होता है कि बालक के अंदर दबी हुई प्रतिभाओं को बाहर लाना, आगे बढ़ाना, बालक की जो आंतरिक शक्तियां हैं उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा। और इसको भी आपको याद रखना कि एजुकेटम से बना है, लैटिन भाषा का शब्द है, ये भी पूछा गया प्रश्न रहा है पहले के एग्जामों में। अगला क्वेश्चन, फॉर्म ऑफ एजुकेशन इज, शिक्षा का स्वरूप कैसा है? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट ये सब शिक्षा के प्रकार है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन आपको जो स्कूल में मिलता है, कॉलेज में मिलता है, यूनिवर्सिटी में मिलता है। ठीक है, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल एजुकेशन आपको परिवार में, सोसाइटी में, खेल के मैदान में ये सब मिलता है, ये अनौपचारिक इनफॉर्मल है। और निरौपचारिक शिक्षा मिलती है, प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, जहां पे न पूरी तरह से जो औपचारिक होती है, न जो पूरी तरफ से अनौपचारिक, न पूरी तरह से फॉर्मल, न पूरी तरह से इनफॉर्मल, वो एजुकेशन कहलाता है नॉन फॉर्मल। इसमें प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो डी वाला ये शिक्षा के सभी प्रकार है, इसको आप अच्छे से देखिएगा, इससे प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे। निरौपचारिक शिक्षा समाहित करती है, यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या समाहित करता है? तो नियोजन को, प्लानिंग को, फ्लेक्सिबिलिटी को, तो दोनों को, नियोजन और लचीलेपन को, दोनों को समाहित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा कि जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है वो लचीलापन भी होता है और प्लानिंग के तहत। ठीक है, नॉन फॉर्मल में क्या होता है, मैंने बताया ना, दूरस्थ शिक्षा जो हो जाता है, प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, ये सब आपके नॉन फॉर्मल में आते हैं। तो ये लचीला भी है, दूरस्थ शिक्षा घर बैठे आप पढ़ लेते हैं, आपको स्कूल नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसका एक पेपर होता है, तो एक ना ये पूरी तरह से इनफॉर्मल होता है, ना पूरी तरह से फॉर्मल होता है, दोनों के बीच का होता है। ठीक है, चलिए, बालक की सर्वप्रथम पाठशाला क्या है? तो बालक का सर्वप्रथम पाठशाला परिवार है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फैमिली। सबसे पहले बच्चे को एजुकेशन कहाँ मिलता है, जहाँ शिक्षा मिलेगी वही तो उसकी पाठशाला हुई। फर्स्ट स्कूल उसका फैमिली होता है, जहाँ पे वो माता पिता, परिवार में भाई बहन सबसे कुछ ना कुछ सीखता है। ठीक है, फिर स्कूल में जो सीखता है फिर समाज से सीखता है। अगला प्रश्न, भारत में शिक्षा का दायित्व निम्न में से किसका है? तो भारत में इंडिया का जो कर है एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो मैंने बताया कि स्टूडेंट आपको पहले ही आपको बताया कि एजुकेशन जो है हमारे वहाँ समवर्ती सूची में 42वीं संविधान संशोधन यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको समवर्ती सूची में डाल दिया, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों का हो जाता है। तो शिक्षा का दायित्व तो केंद्र का भी है और राज्य का भी। केंद्र सरकार भी चाहे तो अपने हिसाब से प्लान जनरेट करके लोगों को शिक्षा देने का व्यवस्था कर सकती है या कुछ सुधार कर सकती है, और राज्य सरकार चाहे तो राज्य सरकार भी कर सकता है, दोनों चाहे तो मिलके काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कुल मिला के बालक को शिक्षा जैसे मिले वैसे मिले, दोनों इस पे ध्यान देते हैं। अगर राज्य नहीं दे रहा तो केंद्र दे रहा है, और दोनों दे रहा है तो बड़े और अच्छी बात है। मूल्य परक शिक्षा का स्रोत क्या है, यानी सोर्स ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन? तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का सोर्स क्या है? धर्म, संस्कृति, कहाँ से आपको मतलब वैल्यूज का जो कहते हैं ना, वैल्यूज का ज्ञान कहाँ से होता है, मूल्य कहाँ से सीखते हैं? तो धर्म से सीखते हैं, संस्कृति से सीखते हैं, और भारतीय साहित्य से सीखते हैं। तो उपयुक्त सभी, डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राइट आंसर होगा डी, सोर्स वैल्यू एजुकेशन जो होता है ना, नैतिकता की सीख, नैतिकता मतलब दया करो, सदा सत्य बोलो, गरीबों की मदद करो, ये सारा सीख हमको किससे? धर्म, संस्कृति और भारतीय साहित्यों से मिलता है। तो डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य के तत्व क्या है? स्टूडेंट एजुकेशन के अकॉर्डिंग राज्य के तत्व क्या है? राज्य, जनसंख्या और सरकार। तो ये सारे राज्य के तत्व हैं। ठीक है, इसमें राज्य के ये सारे तत्व हैं, टेरिशियरी, पॉपुलेशन और गवर्नमेंट। ठीक है, टेरिटरी भी होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शिक्षण का घटक नहीं है? कौन सा शिक्षण का यानी टीचिंग का एक कंपोनेंट नहीं है? तो शिक्षक होता है, विषय वस्तु यानी कंटेंट भी शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है, क्लर्क नहीं जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट क्लर्क जो है, क्लर्क का शिक्षा से क्या काम? शिक्षा से छात्र चाहिए, शिक्षक चाहिए, और
शिक्षण सामग्री चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ए, एक मिनट, तो शिक्षण के घटक के लिए शिक्षक की जरूरत होती है, विषय वस्तु यानी कंटेंट, सिलेबस या करिकुलम की जरूरत होती है, और छात्र की जरूरत होती है। क्लर्क का इसमें कोई काम नहीं है, तो ये शिक्षण का कोई घटक नहीं है। क्लर्क से हम इसको बाहर कर देंगे। क्लर्क का काम रजिस्टर मेंटेन करना, अलग से देख रेख करना है, शिक्षण का वो घटक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ये शिक्षण का घटक नहीं है। यूजीसी का पूर्ण रूप है। स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे ही जाने वाले हैं और इसको आपको देख के ही जाना पड़ेगा। तो यूजीसी क्या है, कब स्थापना हुई, ये सब आपको देखना है और मैं आपको बताऊंगा, उसको आपको नोट भी करना है। तो यूजीसी का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किसमें है, यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। मैं सीधे आपको बताता हूं, तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यूजीसी की स्थापना 1956 में 1956 में की गई। कब की गई? 1956 में स्थापना की गई। उसके पहले अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यूजीसी जो है भारत में जो यूनिवर्सिटी होती हैं, कैसे यूनिवर्सिटियां चलेंगी, किन यूनिवर्सिटी को मान्यता प्राप्त है और कैसे उनको शिक्षा संचालन करना है, वो शिक्षण से रिलेटेड गाइडलाइन भी यूजीसी जारी करती रहती है, जिसको हर एक विश्वविद्यालय को मानना होता है कि कितने घंटे एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होनी चाहिए, कितने दिन छुट्टियां होनी चाहिए, कितने दिन का घंटा मतलब कितने दिन पे एग्जाम होना चाहिए, सब तय करता है यूजीसी, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी सही होगा। इसकी 1956 में इसकी स्थापना हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। राधाकृष्णन जी जो हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, इसके अध्यक्ष थे पहले। और वर्तमान में भारत में 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, ये भी आप याद रखिएगा, केंद्रीय यूनिवर्सिटी। एजुकेशन, शिक्षा क्या है? तो शिक्षा क्या है? एक प्रक्रिया, एक कह रहा है कि एक प्रोसेस है, एक मैटर है, एक बुक है, एक प्रोफेशन है। तो शिक्षा एक प्रोसेस है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सीखने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो ये व्यवसाय नहीं है। व्यवसाय लोग करते जरूर हैं, लेकिन ये व्यवसाय है नहीं, इसको व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए। तो ये हमारे हिसाब से ए वाला सही रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, पाठ्यचर्या का क्या अर्थ है? पाठ्यचर्या का क्या मतलब है स्टूडेंट? तो पाठ्यचर्या मतलब कैरिकुलम। दो चीज होता है, एक सिलेबस होता है और एक कैरिकुलम होता है। तो पाठ्यचर्या क्या होती है? जिसमें स्टूडेंट कंटेंट होने के साथ साथ सिलेबस और को करिकुलर एक्टिविटीज, ये कह रहा है पहले पाठ्यक्रम और पाठ सहगामी क्रियाएं, यानी बस पाठ्यक्रम ही नहीं, पाठ्यक्रम तो आपका सिलेबस हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन पाठचर्या में क्या होता है, सिलेबस में आपको क्या पढ़ना लिखना है बस वो उतना ही होता है, लेकिन जो करिकुलम होता है इसमें सिलेबस और को करिकुलर एक्टिविटी यानी पाठ्यक्रम और पाठ सहगामी क्रियाएं, जैसे खेलना कूदना, कुछ और करना, नाटक करना, तो ये जो अन्यतर क्रियाएं हैं ये करिकुलम का भाग होती हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ये अंतर होता है, ये आपको देख के जाना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी रहेगा राइट। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। शिक्षा एक प्रक्रिया है। तो स्टूडेंट देखिए, शिक्षा पहले कहा गया दो ध्रुवीय प्रक्रिया है, फिर कहा गया त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो थ्री, अब आजकल ट्राइपोलर और आजकल कहा जा रहा है मल्टीपोलर, ठीक है। तो ट्राइपोलर है तो हम ट्राइपोलर के साथ जाएंगे। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसमें आपको याद रखना है, ठीक है। और त्रिध्रुवीय प्रक्रिया की कौन बात किया था? जॉन डीवी ने। और जॉन एडम्स ने दो ध्रुवीय प्रक्रिया कहा था, ठीक है। तो डीवी ने टीचर, स्टूडेंट और कैरिकुलम, या कैरिकुलम को इन्वायरमेंट भी कई लोग कह देते हैं। तो ये तीनों को रखता है अपने अंदर, यानी शिक्षक, शिक्षार्थी और कैरिकुलम, पाठचर्या इसमें शामिल होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पाठचर्या का निर्माण का आधार है। पाठचर्या कैसे निर्माण होता है? दार्शनिक आधार पर, यानी दूर से देख के दूरदर्शिता दिखा के कि क्या बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल और सोशियोलॉजिकल, तीनों आधार होता है। और राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इन सभी आधार पे ही पाठ्यचर्या का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्र के विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो राष्ट्र के विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? स्टूडेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो मानव संसाधन, खनिज संसाधन, भूमि संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। स्टूडेंट वास्तव में देखें तो ये सारे जो संसाधनों की बात कर रहा है ये सब ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत होती है मानव संसाधन की, ठीक है। अगर ह्यूमन नहीं रहे, नेचुरल, कई लोग मानेंगे स्टूडेंट कि नेचुरल रिसोर्सेज की भी जरूरत होती है, लेकिन अगर ह्यूमन रिसोर्स ही ना रहे तो नेचुरल रिसोर्स से कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो राष्ट्र अगर ह्यूमन रिसोर्स ही ना रहे, कि काम करने वाले व्यक्ति ही ना रहे, तो प्राकृतिक संसाधन बेकार है। पहले ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, फिर नेचुरल रिसोर्स चाहिए। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य तन, मन और आत्मा के बहुमुखी और सर्वोत्तम विकास है। यानी हु सेड बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी, ठीक है, माइंड एंड स्पिरिट। तो ये बात किसने कही थी? तो बेस्ट ड्रॉ आउट की बात करते हैं एम के गांधी, ठीक है स्टूडेंट। ये
स्टेटमेंट महात्मा दास मोहनदास करमचंद गांधी जी का हो जाता है, तो एम के गांधी, उन्होंने कहा था कि शिक्षा का लक्ष्य बहुमुखी और चतुर्मुखी विकास से है, और ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एम के गांधी का हो जाता है, ठीक है, ए वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सामाजिक अंतःक्रिया में सम्मिलित होता है, जो सामाजिक अंतःक्रिया में क्या क्या होता है, विरोध, देखिए सामाजिक अंतःक्रिया मतलब सोशल इंटरेक्शन में क्या क्या होता है, अपोजिशन, बिल्कुल आप किसी से मिलेंगे तो आप या तो उसका समर्थन करेंगे, उसका सहयोग करेंगे, या उसका विरोध करेंगे, तो ये सभी होता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव, कि अपोजिशन भी का होता है, एडजस्टमेंट भी होता है, कॉपरेशन भी होता है। आप किसी से मिलोगे तो या तो उसके विचार पसंद आएंगे तो उसके साथ हो जाओगे, उससे फ्रेंडशिप कर लोगे, उसके काम में उसकी हेल्प करोगे, या उसका विचार आपको अच्छा नहीं लगेगा तो उसका आप क्या करोगे, विरोध करोगे, तो सभी ऑप्शन हो जाएगा, ये सारे चीज होते हैं। शिक्षा एक विधि विषय पर रूप में सम्मिलित है, शिक्षा एक विधि के रूप में किसमें सम्मिलित है, स्टूडेंट इसी टॉपिक पे 3 क्वेश्चन समवर्ती सूची में डाला गया है, इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया, एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन इंक्लूडेड इन कॉन्करेंट लिस्ट, उसको एक विधि के रूप में डाल दिया गया है कॉन्करेंट लिस्ट के नाते, ठीक है, तो कंकरेंट लिस्ट लाने के नाते एक विधि विषय के रूप में ये इसमें इंक्लूडेड हो जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी रहेगा राइट। शिक्षा है, अब शिक्षा स्टूडेंट फिर पूछा है तो सारा ऑप्शन देखिए, आंतरिक शक्तियों का समरूप विकास, फिर सेल्फ रियलाइजेशन, व्यक्ति को समाज के मध्य होने वाली अंतःक्रिया, तो डी, तो स्टूडेंट ये सभी सही है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा कि ऑल ऑफ इज, इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, सेल्फ रियलाइजेशन, हार्मोनियस डेवलपमेंट, सब होता है, तो डी रहेगा सही। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से शब्द से हुई है, ठीक है स्टूडेंट, तो स्कूल शब्द की जब उत्पत्ति की बात करेंगे तो ये ग्रीक भाषा के शब्द, यानी ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक जिसको आप क्या कहते हैं, यूनानी भाषा के शब्द स्कोले से हुए, SCHOLE, SCHOLE, स्कोले शब्द से, जो एक ग्रीक वर्ड है इससे हुआ है, जिसका मीनिंग होता है लेजर, अवकाश, इसका मीनिंग क्या होता है, अवकाश। तो स्टूडेंट सुनने में तो बड़ा अटपटा लगता है कि स्कूल मतलब अवकाश, हाँ स्टूडेंट, क्योंकि ग्रीक में अवकाश के जो स्थल थे, मतलब लेजर जगह थे, खाली जगह, अवकाश के स्थल, वहीं पे शिक्षा दी जाती थी, इसी से लेजर सबसे ही जो है स्कूल का यही मतलब जो एक्चुअल निकलता है, ठीक है, प्राचीन ग्रीक में अवकाश के स्थलों पे ही शिक्षा दी जाती थी, ठीक है, तो स्कूल वर्ड का मतलब लेजर होता है, ये भी प्रश्न पूछा था तो मैंने आपको बता दिया। जाति प्रथा उत्पन्न करती है, तो जाति प्रथा से क्या हो जाएगा, समाज मुक्त हो जाएगा, बिल्कुल गलत, डेट समाज मृत हो जाएगा, नहीं मृत भी नहीं होगा, संकुचित हो जाएगा, मतलब अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा, वो संकुचित हो जाएगा, मतलब ज्यादा अपना भलाई नहीं सोच पाएगा, वो आधा ग्रो करेगा, आधा रुक जाएगा, ठीक है, उसमें विकास आधा रुका, आधा विकास होगा उसका, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा, और परिवर्तनशील समाज तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, तो सी वाला राइट होगा, जाति प्रथा से यही होगा। बेसिक शिक्षा प्रणाली का माध्यम क्या है, बेसिक शिक्षा प्रणाली में का माध्यम जो है स्टूडेंट, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का माध्यम है, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी आपको मातृभाषा में शिक्षा देने की बात बच्चों को करता है 1 से 8 तक, और बेसिक शिक्षा प्रणाली में भी मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है, ठीक है, जो बच्चे का मातृभाषा हो, चाहे हिंदी हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे तमिल हो, ठीक है, उस दूसरा भाषा में शिक्षा देने की बात नहीं की गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी स्टूडेंट नियम आ चुका है कि चाहे कोई इंग्लिश मीडियम हो, चाहे कुछ भी हो, बच्चे को आप उसको मातृभाषा में ही उसको आपको 1 से 8 तक की शिक्षा देनी है। कल्चर इज अ कंपोजिशन, तो कल्चर किसका योग है, संस्कृति किसका योग है, तो रीति रिवाजों का, परंपराओं का, प्रचलित व्यवहारों का, तो ये सबका है, तो स्टूडेंट ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये ट्रेडिशन का, करंट बिहेवियर का, और इन सब का इंटीग्रेटेड कस्टम का, तो ये सबका मिश्रित योग है, तो ऑप्शन डी इसमें सही रहेगा स्टूडेंट। स्टूडेंट इसका ये मतलब नहीं होगा कि जहाँ पे डी मिलेगा आप डी लगा दीजिएगा, पढ़िएगा, चेक करिएगा, तभी लगाइएगा, क्योंकि इस बार ऐसे नहीं हो रहा है, ठीक है। मूल लैटिन शब्द कैरकुलम का अर्थ क्या है, तो स्टूडेंट कैरकुलम शब्द का जो मेन मतलब है उसका क्या है, रेस कोर्स, कैरकुलम शब्द जो मूल लैटिन शब्द है उसका मतलब कैरिकुला से जो हुआ है, कैरिकुला मतलब क्या है, रेस कोर्स, ठीक है, कि इसका मतलब था रेस कोर्स मतलब दौड़ का मैदान, ठीक है, और खास करके ये हॉर्स रेस से पहले इसको संबोधित किया गया था, ठीक है, बाद में दौड़ का मैदान, ठीक है, और इस क्यूरेरे जो शब्द है, जो कैरिकुलम का वर्ड जिससे बना है क्यूरेरे से, इसका होता है पाठ्य प्राप्ति के लिए चलना दौड़ना, पाठ के लक्ष्य के प्राप्ति के लिए चलना दौड़ना, ठीक है, लक्ष्य के प्राप्ति के लिए चलना दौड़ना, यही कैरिकुला का मेन मतलब होता है। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, राष्ट्रीय एकता के विकास का सशक्त माध्यम क्या है, तो राष्ट्रीय एकता विकास का सशक्त माध्यम, तो इसका जो होता है कि एक सशक्त माध्यम है, स्ट्रॉन्ग मीडियम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, तो क्या है, शिक्षा से ही किसी राष्ट्र का विकास संभव है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, शिक्षा, किसी राष्ट्र का विकास किससे तय हो सकता है, शिक्षा अगर उस देश में होती है तभी उसका विकास हो सकता है, बाकी टेलीविजन परिवार से कुछ नहीं होगा। प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है, तो प्राथमिक शिक्षा कहाँ से शुरू होती है, बाल्य अवस्था में। प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहा है, तो प्राइमरी वैसे तो बच्चा शैशवावस्था में सीख सकता है, लेकिन यहाँ प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रही है, तो प्राइमरी एजुकेशन चाइल्डहुड से स्टार्ट होता है, जब बालक
आपका 3-4 साल का 3 साल का 2 का हो जाता है और पढ़ने के लिए स्कूल जाने के लिए 4 साल का तैयार होता है, तब से प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट होती है चाइल्डहुड एज से, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। और शैशवावस्था 0 से 2 साल 3 साल का उम्र कहलाता है, ठीक है। वो आपका प्राथमिक शिक्षा का केंद्र नहीं है या आरंभ का दौर नहीं है। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? तो स्टूडेंट अधिनियम 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। स्टूडेंट इसको लागू होने के पीछे जब मैंने बताया शिक्षा को, जब स्टूडेंट आपको याद रखना है कि शिक्षा आर्टिकल 21A जो आर्टिकल पूछा जाएगा बार बार, इसलिए 21 क भी हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में 21A की बात करते हैं। तो ये प्राथमिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने की बात करता है, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा देने की बात करता है, ठीक है। और इसको आर्टिकल 21A बनाकर, ठीक है, 2002 में ये संविधान में कब जोड़ा गया? तो 2002 में, ठीक है। इसमें 2002 में आर्टिकल 21A को, जो आपका 86वां संविधान संशोधन था, 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 21A को संविधान में जोड़ा गया और इसको लागू कराया गया संसद में एक विशेष संसद द्वारा शिक्षा अधिनियम 2009 लाकर। और ये लागू कब हो गया? तो 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन लागू कब हो गया? 1 अप्रैल 2010 को। संविधान में जोड़ा गया 2002 में, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। अगला, उच्च शिक्षा को कहते हैं, उच्च शिक्षा क्या कहलाती है स्टूडेंट? विश्वविद्यालय शिक्षा को उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन जो होता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कहते हैं, ठीक है। स्कूली शिक्षा को स्कूली शिक्षा ही कहते हैं, विद्यालयी शिक्षा आपका सेकेंडरी एजुकेशन हो जाता है और विश्वविद्यालय शिक्षा आपका हायर एजुकेशन हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। और जो लास्ट प्रश्न है वो भी देख लेते हैं, कौन सा शिक्षा का विषय नहीं है? परीक्षण, मूल्यांकन, प्रबंधन, रिपोर्टिंग। तो स्टूडेंट रिपोर्टिंग जो है वो शिक्षा का स्कोप नहीं है। परीक्षण करना, टेस्टिंग करना कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, ये सब, मूल्यांकन करना, प्रबंध करना, अच्छे से बच्चे को शिक्षा देने का मैनेजमेंट करना, ये सब शिक्षा का विषय क्षेत्र है। लेकिन रिपोर्टिंग जो है वो शिक्षा का विषय क्षेत्र नहीं है। रिपोर्टिंग न्यूज रिपोर्टर का काम है, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से 40 क्वेश्चन हम आपके लिए कवर किया। आशा करते हैं आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हुआ होगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो को अपने फ्रेंड से शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, उनसे भी शेयर करने को बोलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपके लिए गुड लक।